हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज मैं आप लोगों को बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। पूरा डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगी। रजिस्टर लेके अपना बैठ जाइए, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए। और मेंस से पूरी संभावना रहेगी कि यहाँ से प्रश्न आए, ठीक है। तो अब मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो है हमारा इथेनॉल। आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में भी बहुत देख रहे हैं, चर्चा में बहुत है। द हिंदू में भी आर्टिकल आया था इसका पूरा एक, कि इथेनॉल से किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, लोगों के सामने क्या चुनौतियां हैं और इस पर जो है भारत सरकार क्या कार्य कर रही है। विकसित भारत के लिए इथेनॉल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, इसकी अनिवार्यता क्यों है। तो इसको हम पूरा जो है डिटेल में अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकसित भारत के लिए इथेनॉल की अनिवार्यता। भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने E20 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि अब इस क्षेत्र को अतिरिक्त क्षमता, जल की अधिक खपत और खाद ईंधन प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की नीति ने 2G प्रौद्योगिकी, सतत जल प्रबंधन और तकनीकी उन्नयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही कि फ्यूचर में नीति में 2G प्रौद्योगिकी, सतत जल प्रबंधन और तकनीकी उन्नयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, इसको समझेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एथिल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, जो कि गन्ना, मक्का या कृषि अपशिष्ट जैसे पौधों की सामग्री से प्राप्त एक जैव ईंधन है, को पारंपरिक परिवहन ईंधन, मुख्य रूप से गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण को ई ईंधन कहा जाता है, जहां ई के बाद की संख्या मिश्रण में इथेनॉल का प्रतिशत दर्शाती है। एग्जाम्पल के लिए E10 में 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन होता है। सामान्य मिश्रण स्तर, इसको समझते हैं। विभिन्न ईंधन इथेनॉल की अलग अलग सांद्रता को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। गलत मिश्रण का उपयोग करने से पुराने या अनुपयुक्त वाहनों में ईंधन प्रणालियों को नुकसान पहुंच सकता है। अब जानते हैं मिश्रण का नाम और यहाँ पर इसके संगठक, सामान्य उपयोग, इसको डिटेल में जानेंगे। तो पहला है यहाँ पे E10, इसका संगठन है 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन। इसका उपयोग है लगभग सभी आधुनिक वाहनों के लिए मानक ईंधन। सेकंड है E15, यानी कि 15% इथेनॉल, 85% गैसोलीन, और इसका उपयोग है 2001 के बाद निर्मित अधिकांश वाहनों के लिए अनुमोदित। नेक्स्ट है E85, 51% से 83% इथेनॉल, और इसका उपयोग है, इसे फ्लेक्स फ्यूल के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इंजन की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं बायोमास से इथेनॉल में रूपांतरण। बायोइथेनॉल उत्पादन कई प्रमुख चरणों के माध्यम से बायोमास को ईंधन में परिवर्तित करता है। सबसे पहले फीड स्टॉक तैयारी, गन्ने या अनाज जैसे स्रोतों से शर्करा या स्टार्च को किण्वन योग्य शर्करा यानी कि 1G में द्रवीकृत करती है। किण्वन प्रक्रिया में खमीर इन शर्कराओं को बायोरिएक्टर के भीतर एक तनु इथेनॉल विलयन में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आसवन और निर्जलीकरण द्वारा इथेनॉल को पानी से अलग किया जाता है और पेट्रोल मिश्रण के लिए आवश्यक निर्जल अवस्था प्राप्त करने के लिए आणविक छलनी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक नोट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। भारत अब दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल 2G की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कृषि फसल अवशेषों जैसे
सेलुलोसिक बायोमास का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए किण्वन होने से पहले कठोर पौधों के रेशों को तोड़ने के लिए एक अतिरिक्त पूर्व उपचार चरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का नियामक ढांचा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018। यह कार्यक्रम जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 और इसके बाद के संशोधनों पर आधारित है, जो उत्पादन मूल्य निर्धारण और वितरण के लिए नियामक संरचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर पॉइंट जो है वो है भारत में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोड मैप 2020 से 25। ठीक है, इसने 2025 तक 20% मिश्रण E20 प्राप्त करने का त्वरित लक्ष्य निर्धारित किया, जो हासिल कर लिया गया है, जिसमें मूल 2030 की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ब्याज सब्सिडी योजनाएं। सरकार ने उद्यमियों को डिस्टिलरी यानी कि गुड़ आधारित, अनाज आधारित या दोहरे चारे वाली स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन यानी कि बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन शुल्क में छूट। उपभोक्ताओं को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने E22, E25, E27 और E30 ठीक है जैसे उच्च मिश्रणों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क शून्य कर दिया है, जिससे भविष्य में इन्हें बाजार में लाने की तैयारी के दौरान ये और भी आकर्षक बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर उपलब्धियां और भविष्य की कार्य योजना, उसको समझते हैं। इसमें आपका सब पॉइंट होगा E20 की उपलब्धि। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों यानी कि OMC ने मूल लक्ष्य से पहले दिसंबर 2025 में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसमें पॉइंट है E100 और फ्लैक्स फ्यूल। E100 यानी कि 100% इथेनॉल ईंधन के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी मिल गई है। वाहन निर्माताओं को फ्लैक्स फ्यूल वाहन यानी कि FFV लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, जो E20 से लेकर E85 या E100 तक किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 2G का विस्तार। भविष्य की वृद्धि 2G रिफाइनरियों के विस्तार पर निर्भर करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इथेनॉल उत्पादन खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा ना करे, विशेष रूप से कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके। एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के सतत विकास एजेंडा को किस प्रकार समर्थन प्रदान करती है। यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा एक तरीके से, यहाँ पे जानेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पे पॉइंट है आपका पहला, कच्चे तेल के आयात बिल में कमी। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करता है। पेट्रोल में मिलाए गए प्रत्येक लीटर इथेनॉल से आयातित गैसोलीन की समतुल्य मात्रा की सीधी भरपाई हो जाती है। 2014 से EBP कार्यक्रम ने विदेशी मुद्रा में लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए की बचत करने में मदद की है और कच्चे तेल के आयात को 302 लाख मीट्रिक टन से अधिक कम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। ईंधन मिश्रण में विविधता लाकर भारत वैश्विक तेल कीमत में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करता है। साथ ही एक प्रमुख आयातक होने के नाते भारत ओपेक द्वारा उत्पादन में कटौती के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इथेनॉल एक विकल्प मार्जिन के रूप में कार्य करता है, जिससे देश को वैश्विक तेल बाजारों में सख्ती आने पर घरेलू ईंधन आपूर्ति बढ़ाने की अनुमति मिलती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मूल्य झटकों से प्रभावी रूप से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ग्रामीण आय और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम ने
किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता यानी कि ऊर्जा प्रदाता में परिवर्तित कर दिया है। गन्ने, मक्का और चावल जैसे इथेनॉल उत्पादन के कच्चे माल की मांग किसानों को एक स्थिर और गारंटीकृत बाजार जो है प्रदान करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2014 और 2025 के बीच इथेनॉल कार्यक्रम ने कृषि समुदाय के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रत्यक्ष आय उत्पन्न की है, जिससे ग्रामीण आजीविका को समर्थन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है आसवन कारखानों के लिए राजस्व सृजन। इथेनॉल की मांग में उछाल ने देश भर में हजारों आसवन कारखानों की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहित किया है, जिससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। पिछले 10 वर्षों में चीनी मिलों ने इथेनॉल की बिक्री से 1.29 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है, जिससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। 42,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के अवसर सामने आए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटली की स्थापना हुई और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन में योगदान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पर्यावरण स्थिरता और उत्सर्जन में कमी। इथेनॉल एक नवीकरणीय स्वच्छ ईंधन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे वाहनों के टेपलाइन उत्सर्जन को काफ़ी कम करता है। इस पहल के परिणाम स्वरूप 2014 से अब तक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 909 लाख मीट्रिक टन से अधिक की संचयी कमी आई है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं और नेट जीरो लक्ष्यों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कृषि अपशिष्ट में मूल्यवर्धन यानी कि 2G इथेनॉल। 1G यानी कि खाद्य संबंधित फीड स्टॉक से परे भारत 2G यानी कि द्वितीय पीढ़ी इथेनॉल में विस्तार कर रहा है, जो चावल और गेहूं के भूसे जैसे कृषि अवशेषों को जिन्हें अक्सर किसान जला देते हैं और जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, ईंधन में परिवर्तित करता है। इससे दोहरा लाभ मिलता है, अर्थात खेतों से कृषि अपशिष्ट को साफ करना यानी कि पुआल जलाने को कम करना और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, जहां अपशिष्ट धन बन जाता है। असम के गोलाघाट में भारत का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। ये हमने पहले के करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है, जो ऊर्जा क्षेत्र में द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त करना। इथेनॉल मिश्रण पर नियंत्रण ध्यान केंद्रित करने से फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के विस्तार को उचित ठहराने के लिए आवश्यक बाजार का आकार तैयार हो गया है। ये वाहन इथेनॉल और गैसोलीन के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इथेनॉल की निरंतर मांग पैदा करके सरकार मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियों को इन इंजनों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे अंततः एक भविष्य सुरक्षित परिवहन अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, जो पूरी तरह से पेट्रोल पर निर्भर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर कि इससे जो है चुनौतियाँ क्या क्या हैं उनको समझेंगे। ठीक है, भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जो जुड़ी चुनौतियाँ हैं उनको जानें। तो पहला है उपभोक्ता अनिश्चितता और वाहन अनुकूलता। इंजन के स्वास्थ्य पर उच्च इथेनॉल मिश्रण के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में जनता में बढ़ती आशंका। देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि आजकल लोगों में क्या होता है, एक तो फेक न्यूज़ और बहुत जल्दी लोग ट्रस्ट करते हैं। कोई भी अगर एक फेक न्यूज़ आती है तो लोग उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं, उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते करते अगर फेक न्यूज़ और लोगों ने बना दी तो सोचिए कितने वीडियो बन गए और कितने उसको लाखों के तादाद में जो है लोग देख रहे हैं। इससे ज़्यादा जो है लोगों के अंदर मन में शक की भावना बढ़ जाती है। ठीक है,
28,000 से अधिक संभावित वाहन खरीदारों के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 43% लोग ईंधन नीति के रोडमैप को लेकर अनिश्चितता के कारण वाहन खरीद में देरी करने या उससे बचने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लोगों को बोला कि अगर आप सही न्यूज़ फॉलो करते हैं, सही डिटेल में उसको चीज़ों को पढ़ते हो, तभी आप समझ पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि उन्हें रख रखाव की लागत में वृद्धि और इंजन की टिकाऊपन में कमी का डर है। नेक्स्ट पॉइंट है ईंधन दक्षता में कमी और परिचालन लागत में वृद्धि। पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व कम होता है, जिसका अर्थ है कि समान दूरी तय करने के लिए इसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 50,000 से अधिक पेट्रोल वाहन मालिकों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत के इथेनॉल मिश्रण के प्रयासों से उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है, जबकि सरकार उच्च E22 और E30 ईंधन मिश्रण के तैयार कर रही है। पुराने वाहनों के मालिकों ने बताया है कि कम और बढ़ी हुई रखरखाव आवश्यकताओं के कारण 2025 की शुरुआत से उन्हें 25,000 या उससे अधिक का अतिरिक्त रखरखाव खर्च जो है उठाना पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल की तकनीक और ऊर्जा संबंधी बाधाएं। गैर लकड़ी लिग्नोसेलुलोसिक फीडस्टॉक से दूसरी पीढ़ी के बायोइथेनॉल का उत्पादन न केवल बायोमास की प्रतिरोधक क्षमता से बाधित है, बल्कि विघटन और रूपांतरण के पर्याप्त ऊर्जा भार से भी बाधित है। कुल ऊर्जा खपत आमतौर पर प्रति किलोग्राम इथेनॉल के लिए 25 से 130 किलोवाट घंटे के बीच होती है। विभिन्न चरणों में होने वाली ऊर्जा खपत को पूर्व उपचार, शर्कराकरण, किण्वन और आसवन के रूप में वितरित किया जाता है। तापन की मांग कुल मांग का लगभग 70 से 80% है, जबकि गैर तापन बिजली का योगदान जो है वो लगभग 20 से 30% है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पशु आहार और खाद्य सुरक्षा के साथ प्रतिस्पर्धा। मक्का और चावल जैसे अनाजों का इथेनॉल उत्पादन की ओर रुख करने से अन्य आवश्यक उद्योगों के साथ टकराव पैदा होता है। मक्का आधारित इथेनॉल के तेजी से बढ़ते उत्पादन ने मुर्गी पालन और पशु आहार क्षेत्रों पर काफी दबाव डाला है। अकेले मुर्गी पालन में ही भारत के लगभग 60% मक्के की खपत होती है और शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा के कारण 2024 से 25 के दौरान कीमतें 26 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो है पहुंच गई है। 2025 से 26 में डिस्टिलरीज को अनुमानित 17 मिलियन टन मक्का की कमी का सामना करना पड़ा, जो शुल्क मुक्त आयात और वैकल्पिक फीड स्टॉक विकल्पों की आवश्यकता को उजागर करता है। इस अंतर को पाटने के लिए भारत पहले ही मक्का के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक बन चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपूर्ति मांग असंतुलन। इथेनॉल को बढ़ावा देने का उद्देश्य अब भारत की आयात पर निर्भरता कम करने की बजाय अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को अवशोषित करना अधिक प्रतीत होता है। चुनौती अब आपूर्ति बढ़ाने से हटकर मांग खोजने की हो गई है। भारत को E20 ब्लेंडिंग मानकों को पूरा करने के लिए 10 से 11 अरब लीटर एथेनॉल की जो है आवश्यकता है। हालांकि नवंबर 2025 तक उत्पादन क्षमता पहले ही 20 अरब लीटर के करीब पहुंच चुकी थी और वित्त वर्ष 2026 से 27 में नए आसवन परियोजनाओं के शुरू होने से इसमें 15% की और वृद्धि हो सकती है। वर्तमान मिश्रण लक्ष्य स्थापित क्षमता का मुश्किल से आधा हिस्सा ही अवशोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे निर्भरता में बदलाव की घटना। जहां एक और इथेनॉल कच्चे तेल के आयात को कम करता है, वहीं यह एक आयात प्रतिस्थापन विरोधाभास जो है पैदा करता है।
यानी गन्ने, मक्का और चावल के बढ़े हुए उत्पादन के कारण उर्वरकों यानी कि यूरिया, डीएपी, पोटाश और प्राकृतिक गैस के आयात में वृद्धि होती है, जबकि साथ ही साथ तिलहन और दालों के लिए भूमि क्षेत्र विस्थापित हो जाता है, जिनका भारत को आयात करना पड़ता है। ओपेक के मूल्य झटकों के संपर्क में आने के बजाय अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादों के मूल्य झटकों के संपर्क में आ जाती है। यदि सरकार खराब फसल के दौरान उच्च स्तर के मिश्रण को अनिवार्य कर देती है तो इससे घरेलू खाद, मुद्रास्फीति और इथेनॉल या फीड स्टॉक के आयात की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आयात का बोझ जो है प्रभावी रूप से समाप्त होने के बजाय स्थानांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जल की खपत और पारिस्थितिकी लागत। एथेनॉल का जल पद चिन्ह निसंदेह इसका सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विवाद है। फसल की खेती का चरण यानी कि चक्र का ऊपरी भाग अत्यधिक जल गहन है। गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर पानी, मक्का से इथेनॉल बनाने के लिए 4093 लीटर पानी और चावल से इथेनॉल बनाने के लिए 10,790 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? चावल, ठीक है, जिससे महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में जल संकट और बढ़ जाता है, जहां गन्ना कुल फसल क्षेत्र के 10% से भी कम हिस्से में उगाया जाता है। ठीक है, अब मक्का जो है वो कम उगाया जाता है और पानी जो है वहाँ पर कम है, मतलब कितना है? 4093 लीटर, और उससे कम किस में जा रहा है? आपका गन्ने में 2860 लीटर। लेकिन सिंचाई के 50% से अधिक पानी की खपत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपस्ट्रीम उत्सर्जन संबंधी मुद्दे यानी कि कार्बन जीवन चक्र। हालांकि इथेनॉल को एक हरित ईंधन के रूप में विपणन किया जाता है क्योंकि यह टेल पाइप उत्सर्जन को कम करता है, लेकिन इसका उत्पादन से लेकर उपयोग तक कार्बन फुटप्रिंट जटिल है। खेती यानी कि उर्वरकों, परिवहन और रिफाइनरियों में ऊर्जा गहन आसवन निर्जलीकरण प्रक्रिया के दौरान उच्च ऊर्जा खपत हरित लाभों को काफी हद तक जो है कम कर सकती है। गन्ने के सिरप बनाने वाली भट्टियों पर किए गए एक अध्ययन में प्रति लीटर इथेनॉल के लिए 4.42 किलोग्राम CO2 का कार्बन फुटप्रिंट पाया गया। चूंकि भारत का अधिकांश विद्युत ग्रिड अभी भी कोयले पर निर्भर है, इसलिए पौधों के अवशेषों को ईंधन में बदलने की प्रक्रिया अभी तक कार्बन न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का, अब हम यहाँ जानेंगे कि जो भारत सरकार है वो इस पर किस तरीके से कार्य कर सकती है। ठीक है, भारत अपने इथेनॉल प्लांटिंग कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकती है, इसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट है बहुश्रेणी कृषि विपणन अवसंरचना को लागू करके उपभोक्ताओं को वास्तविक विकल्प और इंजन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को खुदरा दुकानों पर बहुश्रेणी ईंधन डिस्पेंसर की स्थापना अनिवार्य करनी चाहिए। E20, E25 और उच्च मिश्रण इथेनॉल जैसे कि E85 और E100 के लिए अलग अलग स्पष्ट रूप से चिन्हित पंप प्रदान करके खुदरा विक्रेता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वाहन चालक अपने विशिष्ट वाहन के इंजन कैलिब्रेशन के अनुकूल ईंधन का चयन करें, जिससे इंजन की दीर्घायु के बारे में चिंताओं को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके और साथ ही उच्च मिश्रण की और संक्रमण का समर्थन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल वाहन उत्पादन को मानकीकृत और प्रोत्साहित करना। बड़े पैमाने पर अपनाने में तेजी लाने के लिए सरकार को विशेष रूप से ऑटोमोटिव निर्माताओं को लक्षित उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन शुरू करना चाहिए। जंगरोधी विशेष ईंधन लाइन सामग्री और उन्नत इंजन सेंसर की लागत पर सब्सिडी देने से फ्यूल व्हीकल कीमत के मामले में
प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे, जिससे वे विशिष्ट उत्पादों से बदलकर भारत के विशाल दोपहिया और यात्री वाहन बाजारों के लिए मानक बन जाएंगे। 2G केंद्रित सब्सिडी ढांचे की ओर संक्रमण, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ईंधन उत्पादन को खाद्य सुरक्षा से अलग करने के लिए ब्याज सब्सिडी और पूंजी अनुदान जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों को दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G के इथेनॉल रिफाइनरियों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। कृषि अवशेषों यानी कि चावल गेहूं के भूसे को ईंधन में परिवर्तित करने वाली प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देकर सरकार एक चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, जो अपशिष्ट से धन का सृजन करती है और पराली जलाने के पर्यावरणीय खतरों को समाप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीयकृत फीड स्टॉक खरीद केंद्र बनाएं। सरकार को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत एग्रीगेटर हब की स्थापना को प्रायोजित करना चाहिए। ये केंद्र कृषि जैव मास के संग्रहण, भंडारण और पूर्व उपचार सुविधाओं के रूप में कार्य करेंगे, जिससे 2G डिस्टिलरी के लिए रसद का बोझ कम होगा और किसानों को फसल कम करता है, लेकिन इसका उत्पादन से लेकर उपयोग तक कार्बन फुटप्रिंट जटिल है। खेती यानी कि उर्वरकों, परिवहन और रिफाइनरियों में ऊर्जा गहन आसवन, निर्जलीकरण प्रक्रिया के दौरान उच्च ऊर्जा खपत हरित लाभों को काफी हद तक जो है कम कर सकती है। गन्ने के सिरप बनाने वाली भट्टियों पर किए गए एक अध्ययन में प्रति लीटर इथेनॉल के लिए 4.42 किलोग्राम CO2 का कार्बन फुटप्रिंट पाया गया। चूंकि भारत का अधिकांश विद्युत ग्रिड अभी भी कोयले पर निर्भर है, इसलिए पौधों के अवशेषों को ईंधन में बदलने की प्रक्रिया अभी तक कार्बन न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का, अब हम यहाँ जानेंगे कि जो भारत सरकार है वो इस पर किस तरीके से कार्य कर सकती है। ठीक है, भारत अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकती है, इसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट है बहुश्रेणी कृषि विपणन अवसंरचना को लागू करके उपभोक्ताओं को वास्तविक विकल्प और इंजन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को खुदरा दुकानों पर बहुश्रेणी ईंधन डिस्पेंसर की स्थापना अनिवार्य करनी चाहिए। E20, E25 और उच्च मिश्रण इथेनॉल जैसे कि E85 और E100 के लिए अलग अलग स्पष्ट रूप से चिन्हित पंप प्रदान करके खुदरा विक्रेता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वाहन चालक अपने विशिष्ट वाहन के इंजन कैलिब्रेशन के अनुकूल ईंधन का चयन करें, जिससे इंजन की दीर्घायु के बारे में चिंताओं को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके और साथ ही उच्च मिश्रण की ओर संक्रमण का समर्थन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल वाहन उत्पादन को मानकीकृत और प्रोत्साहित करना। बड़े पैमाने पर अपनाने में तेजी लाने के लिए सरकार को विशेष रूप से ऑटोमोटिव निर्माताओं को लक्षित उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन शुरू करना चाहिए। जंगरोधी विशेष ईंधन लाइन सामग्री और उन्नत इंजन सेंसर की लागत पर सब्सिडी देने से फ्यूल व्हीकल कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे, जिससे वे विशिष्ट उत्पादों से बदलकर भारत के विशाल दोपहिया और यात्री वाहन बाजारों के लिए मानक बन जाएंगे। 2G केंद्रित सब्सिडी ढांचे की ओर संक्रमण, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ईंधन उत्पादन को खाद्य सुरक्षा से अलग करने के लिए ब्याज सब्सिडी और पूंजी अनुदान जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों को दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G के इथेनॉल रिफाइनरियों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। कृषि अवशेषों यानी कि चावल गेहूं के भूसे को ईंधन में परिवर्तित करने वाली प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देकर सरकार एक चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, जो अपशिष्ट से धन का सृजन करती है और पराली जलाने के पर्यावरणीय खतरों को समाप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीयकृत फीड स्टॉक खरीद
केंद्र बनाएं। सरकार को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत एग्रीगेटर हब की स्थापना को प्रायोजित करना चाहिए। ये केंद्र कृषि जैव मास के संग्रहण, भंडारण और पूर्व उपचार सुविधाओं के रूप में कार्य करेंगे, जिससे 2G डिस्टिलरी के लिए रसद का बोझ कम होगा और किसानों को फसल अवशेषों के लिए एक सुनिश्चित मानकीकृत मूल्य मिलेगा, जिससे एक विश्वसनीय वर्ष भर चलने वाली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित होगी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, बाजार के अनुरूप हाइब्रिड मूल्य निर्धारण मॉडल स्थापित करें। खरीद मूल्य निर्धारण ढांचा एक गतिशील सूत्र आधारित मॉडल में विकसित होना चाहिए। इस मॉडल में किसानों की आय की सुरक्षा के लिए एक न्यूनतम मूल्य यानी कि बाजार की अस्थिरता से उनकी रक्षा करना और वैश्विक कच्चे तेल के रुझानों से जुड़े एक अस्थिर घटक के बीच संतुलन होना चाहिए। यह पारदर्शिता डिस्टिलरियों को वित्तीय पूर्वानुमान प्रदान करती हैं, जिसकी आवश्यकता उन्हें आत्मविश्वास पूर्वक संचालन बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जो सरकार उपाय कर सकती है। ठीक है, इंजन अनुकूलता कीटों के लिए अनुसंधान एवं विकास को संस्थागत रूप देकर सरकार को राष्ट्रीय जैव ईंधन इंजन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने चाहिए, ताकि वर्तमान वाहन मालिकों को बीच रास्ते में फंसने से बचाया जा सके। इस संस्था को उद्योग जगत के साथ मिलकर कम लागत वाले मानकीकृत रेट्रोफिटिंग किट विकसित करने और प्रमाणित करने और उन पर सब्सिडी देने के लिए सहयोग करना चाहिए। इन किटों की मदद से पुराने मौजूदा आंतरिक दहन इंजनों को उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए सुरक्षित रूप से अनुकूलित किया जा सकेगा, जिससे वर्तमान राष्ट्रीय बेड़े के उपयोगी जीवन को बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, एक अनुकूली ऊर्जा भंडारण और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करना। क्योंकि इथेनॉल नमी सोखने वाला हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, इसलिए सरकार को विशेष नमी नियंत्रित भंडारण सुविधाओं और सील बंद समर्पित परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करनी चाहिए। उच्च श्रेणी के भंडारण सुविधाओं का एक क्षेत्रीयकृत नेटवर्क विकसित करने से परिवहन के दौरान गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उच्च मिश्रण इथेनॉल जलवायु या क्षेत्र की परवाह किए बिना स्थिर और कुशल बना रहे। अब पूरा हम जानेंगे इसका जो सॉल्यूशन है उस पर नजर डालेंगे कि पूरा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, भारत का इथेनॉल कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आपूर्ति आधारित मॉडल से सतत ऊर्जा ढांचे की ओर बढ़ने के लिए 2G प्रौद्योगिकी, लचीली मूल्य निर्धारण प्रणाली और संसाधन कुशल कच्चे माल पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। ऊर्जा सुरक्षा को खाद्य, जल और वित्तीय स्थिरता के साथ संतुलित करना कार्यक्रम की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज बताती हूँ, ये जो पूरा टॉपिक है ये फिनिश होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के मेंस में आ सकता है। यहाँ पे मैं लोगों के प्रश्न बता रही हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। प्रश्न है, जबकि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य तेल पर निर्भरता को कम करता है। यह पानी और आयातित कृषि इनपुट पर नई निर्भरता पैदा करने का जोखिम भी पैदा करता है। इस नीति के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों पर चर्चा कीजिए। तो यह है आपका प्रश्न, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इम्पोर्टेंट है। मेंस में आपके आने की संभावना है इस प्रश्न की, तो आप लोग जरूर इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट हम नए टॉपिक में मिलेंगे, उत्तराखंड वाले सीरीज़ में, उसमें हम उत्तराखंड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही जो है सिलेबस चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप शेयर करोगे तभी ये आगे तक पहुंचेगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।